चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से हम आ गए हैं आपको लेकर के नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैंने कल वादा किया था कि अगला जो वीडियो होगा उस कविता का, पोएम का समराइज होगा। तो आइए हम स्वागत करते हैं आपको जेडपीएस इंग्लिश क्लासेस में। अगर आप नए हैं अगर मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो चैप्टर है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, जो मैंने कल आपको उसकी जॉन डॉन के लाइफ के बारे में पढ़ाया था। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो बच्चे हैं 12th क्लास वाले वो देखे हैं और उसको अच्छा अपना लाइन और प्यार जो दिया वो मुझे अच्छा लगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको एक लाइन आपको समझाने वाला हूं कि उस कविता का समराइज क्या है। अक्सर आपको बता दूं मैं, ये एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स के पूछ जाते हैं। आपके पोएट्री और प्रोज में से क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और उसमें से आपका जो फर्स्ट पोएम है ये कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं, शायद आप एक बार क्वेश्चन बैंक को आप अगर देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए भी। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मैं समराइज यानी कि समरी, उसमें जॉन डॉन ने अपने पत्नी के साथ अपने पत्नी को कैसे कंसोल करते हैं और क्या बताते हैं उनके प्रति, उन सभी समराइज को, पूरे कविता के लाइन को मैंने यहाँ पे उसके समरी को मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है, बताया हुआ है। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समराइज करते हैं। और समरी के साथ मैंने कल कहा था कि उस विद हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों आपको मिलेगा। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट द क्लास। आइए, यहां देख रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, समरी है, मैंने लिख दिया, समराइज किया है मैंने, बिकॉज यू नो दिस इज नॉट अ poem but also a very important poem for you and for your exam. So listen everyone carefully and one by one step, a single step you can see and learn what I'm telling you here. हर एक शब्द एक वर्ड को समझने का प्रयास करें जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। और जो बच्चे होंगे बिल्कुल आसानी से इसको लिख लो, आप नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में और इसको बिल्कुल लिखो एकदम देसी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखा हूँ जहाँ एक भी वर्ड आपको डिफिकल्ट नहीं आने वाला, अच्छे समझ में आएगा आपको। तो बहुत आसान भाषा, बहुत डिफिकल्ट भाषा नहीं यूज किया मैं, और आसानी से कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रखा हुआ इंग्लिश का, ग्रामर का बेसिक नॉलेज होगा, बिल्कुल अच्छे से जान पाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं और जानते हैं। मैंने लिखा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। मैंने कल भी चर्चा किया था ये बात, ये जो कविता है ये लव पोएम है ना। तो ये मैंने आपको फर्स्ट हेडिंग में कर दिया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। दिस पोएम हैज बीन रिटन A great metaphysical poet by John Donne। याद करिए, कल मैंने बताया था मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, याद है ना, बिल्कुल मैंने कल आपको बताया भी था। तो ये मेटाफिजिकल पोएट के माध्यम से इस कविता को लिखा गया है। द पोएट वांट्स टू गो समवेयर, यहाँ दिखाया जाता है इस कविता में कि कवि जो है कहीं जाना चाहते हैं, किस जर्नी पे जाना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया द पोएट वांट्स टू गो समवेयर, समवेयर कहीं, यानी कि कहीं के सेंस में यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। और जब वो जाना चाहते हैं उस समय की बात बता रहा हूँ, ऑन दैट टाइम, उस समय, हिज वाइफ सेज, उनकी पत्नी कहती है, क्या कहती है, पत्नी का नाम क्या है आपको याद होना चाहिए, कल मैंने बताया था वीडियो में, अगर नहीं देखा तो मैंने सुना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया हूँ, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो पत्नी का नाम था एन मोर, याद है ना, बिल्कुल सही आपने याद किया है। तो एन मोर है ना, तो उनकी पत्नी कहती है यू आर गेट बोर्ड विद मी, यू आर गेट बोर्ड विद सॉरी यू आर गेट बोर्ड विद मी, क्या तुम मुझसे उब गए हो, क्या तुम मुझसे उब गए हो। बट लेकिन द पोएट वांट्स टू कंसोल हर, लेकिन कभी उनको आशा दिलाता है, दिलाना चाहता है, कहता है दैट आई विल नॉट गेट बोर्ड विद योर लव, मैं तुम्हारे मोहब्बत से नहीं थका या नहीं उबा हूं। योर लव इज द बेस्ट फॉर मी, तुम्हारा ही प्यार मेरे लिए क्या है ना, सबसे बेस्ट है, यानी कि तुम्हारा ही प्यार सबसे अच्छा है, बेहतर है। इसीलिए लिखा योर लव इज द बेस्ट फॉर मी, तुम्हारा प्यार सबसे अच्छा है मेरे लिए। और क्या करता है, कवि समझाने का प्रयास करता है, he tries to remove her doubts, यानी कि कवि जो है क्या करना चाहता है, he tries to remove her doubts। डाउट्स का मतलब होता है संदेह, यानी कि जो उनकी पत्नी के मन में जो संदेह है कि पता नहीं अब छोड़ के जा रहे हैं, ये आएंगे या नहीं आएंगे, बहुत सारी डेस्टिनी, बहुत सारे मन में जो हम भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं और पहले ही हम लोग फोरकास्ट कर लेते हैं कि ऐसा हो जाने वाला है। इनकी पत्नी करती है ऐसा कि पता नहीं जाएंगे तो क्या होने वाला, वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें सोच सोच के ना वो रोती हैं
और इसीलिए कवि को समझाना पड़ता है, जॉन डन को अपने पत्नी को समझाना पड़ता है कि मैं जा रहा हूं तो किस मोटिव से जा रहा हूं, मैं आ जाऊंगा, ये सारी चीजें उनको बताना पड़ता है। तो वही कवि यहाँ उनके अंदर यानी कि पत्नी के अंदर क्रिएट मन में जितनी डाउट्स हैं उस डाउट्स को हटाने का प्रयास करते हैं और ये बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं he tries to remove, वो कोशिश करते हैं क्या करने के, हटाने के लिए हर डाउट्स, उनके अंदर के संदेह को, अबाउट his motive behind his journey, अपने यात्रा के पीछे उनका क्या मोटिव है, वो क्यों जा रहे हैं यात्रा करने के लिए और क्यों काम करने जाए, या अक्सर घर में लोग भी यहाँ एक जैसे दूसरे जाते हैं, कुछ दिन के लिए जाते हैं फिर आ ही जाते हैं, तो उसी चीज को अब कुछ ना कुछ एक डेस्टिनी, कुछ ना कुछ मन में होता है, लक्ष्य होता है अपना जाना और करना। तो कभी उसी डाउट्स को अपने पत्नी के मन से हटाने का प्रयास करते हैं कि मैं अगर जर्नी के लिए निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो उसके प्रति मोटिव्स क्या है, मेरा क्या मतलब है, क्या लक्ष्य है, मुझे क्या करना है उसके प्रति, है ना। तो कभी वो समझाने का प्रयास करते हैं क्योंकि उनके पत्नी के मन में आता है कि शायद अब जा रहे हैं तो कब आएंगे, नहीं आएंगे, पार्टिड होने का, अलगाव होने का सबका होता है। जब एक हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप होता है, जब अलग होते हैं, पार्टेड होते हैं, तो एक रिलेशनशिप को आप और हम खुद समझ सकते हैं, उसी भावनाओं को यहाँ कवि ने एक्सप्रेस किया हुआ। द पोएट एस्योर्स, एस्योर्स का मतलब निश्चित, मतलब एस्योर करते हैं, उनको निश्चित करते हैं, उनको बताते हैं। द पोएट एस्योर्स हर, उनको निश्चित करते हैं कि व्हेन यू रिमेंबर मी, जब तुम मुझे याद करोगी, व्हेन विल यू रिमेंबर मी, यहाँ पे आप विल ऐड कर लेना, व्हेन विल यू रिमेंबर मी, जब तुम मुझे याद करोगी, आई विल कम बैक विद स्पेशल जर्नी, जब तुम मुझे याद करोगे ना तो आई विल कम बैक, मैं लौट के आऊंगा विद स्पीड, तेज गति से, एकदम तेज यात्रा करके मैं लौट करके आऊंगा, है ना, तेज यात्रा करूंगा और बिल्कुल तीव्र गति की यात्रा से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अभी अगर कविता आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें तो ये भी कहते हैं कि मैं पंख लगा के उड़ के आ जाऊंगा, है ना। तो एक तरह से मैंने कल का भी मैं कहा भी था कि इसमें हाइपरबोलिक होता है, मेटाफिजिकल कवि क्या होते हैं ना, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, यानी ऐसे कल्पना कर लेते हैं जो शायद होने वाला नहीं है, अनरियलिटी को, मतलब रियल चीजों को नहीं दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए उसके बाद क्या कहते हैं, जॉन डन रिक्वेस्ट हर, जॉन डन रिक्वेस्ट हर, जॉन डन अपने पत्नी से रिक्वेस्ट करते हैं नॉट टू वीप, मत रो, क्योंकि वो जब जा रहे होते हैं तो उनकी पत्नी रोती हैं उनकी यादों में, जब पार्टेड होना है, अलगाव होना है, सेपरेशन होना है, तो वो रोती हैं। इसीलिए जॉन डन कहते हैं कि तुम मत रो, रिक्वेस्ट करते हैं नहीं रोने के लिए, क्योंकि बाय वीपिंग शी वॉस्ट हिज लाइफ ब्लड, क्योंकि उनके रोने की जो प्रक्रिया है, सी वॉस्ट यानी बर्बाद करते हैं, हिज लाइफ ब्लड यानी उनके जो शरीर का ब्लड है उसी को क्षय करता है, नुकसान करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम मत रो, मना करने का प्रयास करते हैं। एक तरह से इमोशनल भी है, यहाँ पर आपको दिखा दे, इमोशनल भी दिखाया गया है कि कैसे एक लगाव है दूर होने का, और कैसे वो जब दूर होते हैं तो इन चीजों को शो किया जाता है यहाँ पे। दिस पोएम इज अबाउट डेस्टिनी एंड फेट, यह कविता जो है किसके बारे में है, तो डेस्टिनी और फेट, एक भाग्य और लक्ष्य जो होता है उसके बारे में यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। द पोएट टेल्स, कवि कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं दैट कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्ट ईच अदर फॉर परमानेंट, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो सुधार लेंगे, परमानेंट, है ना। यहाँ पर कह रहा वी आर नॉट गोइंग टू पार्ट, हम लोग क्या कह रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू पार्ट, पार्ट का मतलब होता है अलग होना, ईच अदर ने एक दूसरे से, है ना। अब परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए, है ना, यानी कि हम लोग एक दूसरे से परमानेंट के लिए अलग होने नहीं जा रहे हैं, यानी हम लोग, अगर मैं जा भी रहा हूं तो मैं परमानेंट के लिए नहीं जा रहा हूं, कुछ देर के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैं जाऊंगा फिर तो आना ही है ना, इसीलिए कहते हैं मैं परमानेंट के लिए नहीं जा रहा हूं। अपने पत्नी को बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयास करते हैं ये, बट यू फील, कहते हैं मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं, सुनो, महसूस करो तुम, यू फील, महसूस करो, क्या महसूस करना है, वी आर टुगेदर ऑलवेज, वी आर टुगेदर ऑलवेज, हम लोग हमेशा एक साथ हैं, फील करो ना, हम लोग हमेशा एक साथ हैं, हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग हमेशा एक साथ हैं। ही एस्योर्स, फिर उनको निश्चित करना चाहते हैं, द मैन हु ट्रूली लव ईच अदर, जो व्यक्ति सही में एक दूसरे से, सच में एक दूसरे से प्यार करता है, समझ लो बाबू, द मैन हु, जो व्यक्ति, हु का यहाँ सेंस है जो व्यक्ति ट्रूली लव ईच अदर, सत्य में सही में किसी से मोहब्बत करता है,
आर नेवर पार्टेड, वो कभी अलग नहीं होता। यानी कि अगर मोहब्बत है तो वो तो रूह की बातें है ना, वो कहीं रहे, वो जिंदा रहता है ना। आप समझ सकते हैं, ये प्यार करने वाले लोग समझेंगे बात अच्छे से। तो ये कहा रहा है यहाँ पे, ईच अदर आर नेवर पार्टेड, ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जो लोग सत्य से, सही से, सच में अगर रूह की यानी कि आत्मा से नहीं कि दिल से तो मोहब्बत हुई है, तो कभी वो अलग होने वाले नहीं है। एंड अच्छा, अलग हो भी गए तो एक और कल्पना करते हैं, कभी कहते हैं मीट इन हेवन आफ्टर डेथ। ये लास्ट लाइन में भी शो करते हैं कि अगर वो अलग हो भी जाते हैं ना, तो मीट इन हेवन आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी ना स्वर्ग में मुलाकात होती है। बिल्कुल इमेजिनेशन देखिए कितना, एक कल्पना इमेजिनरी करते हैं कि अगर मोहब्बत रियल है तो वो तो अलग होना ही नहीं है, अगर हो भी गए तो कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। कहाँ पे? हेवन में, स्वर्ग में मुलाकात होने वाली है। यानी आफ्टर डेथ, मरने के बाद में आत्माएं यानी सोल यानी एक दूसरे से मैच करेगा, मिलेगा। ये है सत्य का लव। यानी ये अपने पत्नी को समझाने के लिए इतनी बात एक्सप्रेस करते हैं। तो शायद उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से पूरे आपको लाइन मैंने समझा दिया। आप बिल्कुल जो 12th क्लास के विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो, अच्छे से इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो और बिंदास जाओ एग्जाम में, तब लिखो, अच्छे मार्क्स आने वाले, 100 में 100 आने वाला है। बस ध्यान रखो, ये भाषा बिल्कुल सिंपल और अपनी देसी भाषा में है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। बिल्कुल आपको मैंने इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप आराम से और लिख लो आराम से। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से लिख सकते हैं। जहां आपको दिक्कत होगी बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, जहां जो वर्ड से कहीं आपको समस्या आ रही होगी तो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। चलिए, तो अब हम बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। फिर अगला जो आपका चैप्टर मिलने वाला है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, वो मैं आपको कल लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन।